बच्चों, श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं क्षितिज भाग 2, क्षितिज भाग 1 और इसमें हम अध्याय 2 लासा की ओर पढ़ रहे थे। लासा की ओर पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। हमने इसमें आधा पाठ पढ़ लिया था और उसी को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ, फिर हम आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर है 25। तो लेखक ने यहाँ पर उल्लेख किया है कि 1929-30 में उन्होंने ये तिब्बत की यात्रा की थी और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी, तो ये यात्रा इन्होंने भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। और जिस रास्ते का उन्होंने फरी कलंगपुर रास्ता जब नहीं खुला था, तो उन्होंने तिब्बत जाने का जो नेपाल से मुख्य मार्ग था उसी का प्रयोग किया था। और वह एक व्यापारिक मार्ग होने के साथ साथ एक सैनिक मार्ग भी था और यहीं पर जगह जगह चौकियां और किले बने हुए थे। यहाँ के समाज के बारे में भी, तिब्बती समाज कैसा था उसका वर्णन भी लेखक ने किया है कि तिब्बती समाज में किसी प्रकार की जाति पाति छुआछूत जैसी कोई संकीर्णताएं नहीं थी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था और औरतें वहाँ पर पर्दा नहीं करती थी। और इसके साथ में लोगों में एक विश्वास की भावना थी। अगर कोई अपरिचित भी आ जाता था तो बहुत ही निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे होते थे, बस केवल उनको घर में नहीं घुसने दिया जाता था। उसका भी ये कारण था कि उन्हें भय था कि कहीं किसी प्रकार की चोरी ये ना कर लें, तो चोरी की वजह से वे उन्हें अंदर नहीं आने देते थे। परंतु यदि कोई अपरिचित भी आ जाते थे और वह उन्हें चाय बनाने का पूरा सामान दे देते थे, तो घर की औरतें उनको चाय बनाकर दे देती थी। और यहाँ तक कि यदि कोई खुद चाय बनाकर पीना चाहे तो वह किसी के घर में जाकर के चाय बनाकर स्वयं पी सकता था। तो इस प्रकार से वहाँ का समाज जो है वह बहुत ही सरल समाज था। किसी प्रकार की रूढ़ियाँ या किसी प्रकार की उसमें धार्मिक संकीर्णताएँ या सांप्रदायिक संकीर्णताएँ देखने को हमें नहीं मिलती हैं। इसके साथ ही लेखक ने ये भी इसमें बताया कि वे ढोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने अपने एक अनुभव के बारे में बताया, एक अनुभव साझा किया। और वो क्या था कि यहाँ पर क्योंकि वे भिखमंगे के वेश में थे, परंतु सुमति जो कि उनका एक बौद्ध भिक्षु जो उनका मित्र था वह उनके साथ में था। और सुमति की अच्छी जान पहचान होने के कारण भिखमंगे के रूप में होने पर भी उनको ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था कर दी गई थी। परंतु 5 साल बाद जब लेखक भद्र वेश में अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे, अच्छे घराने से दिख रहे थे, तो 5 साल बाद भद्र वेश में जब वे फिर से उसी जगह पहुँचे, उस समय उनको वहाँ पर ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। इसका एक कारण उन्होंने क्या बताया है कि यह कुछ लोगों की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है कि उस समय लोग क्या करते थे कि रात के समय, शाम के समय छंग नामक एक नशीला पेय पदार्थ आता है जिससे पीकर वे लोग होश में नहीं रहते थे और इसलिए उनको सही गलत का भी ध्यान नहीं रहता था। तो इसलिए लेखक को 5 साल बाद भद्रवेश में होने पर भी उचित स्थान रहने के लिए नहीं मिला और उन्हें गांव के एक बहुत ही गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा, ठहरना पड़ा। तो ये उन्होंने एक अनुभव साझा किया है। और इसके आगे हमने पढ़ा था कि इन्होंने ये डांडा ढोंगला, ये जो एक स्थान है, काफ़ी ऊंचाई वाला स्थान है, तो वहाँ पर क्या कठिनाइयाँ हैं उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। यहाँ बहुत कम जनजीवन देखने के लिए मिलता है और बहुत ही ऊंचाई, कितनी ऊंचाई, 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान जो कि बहुत ही खतरनाक और जिसके आसपास दूर दराज तक कोई गांव दिखाई नहीं देते, दोनों तरफ नुकीले पहाड़ों की चोटियाँ दिखाई देती है। और लेखक ने ये भी बताया कि यहाँ पर डाकुओं का भी भय बना रहता है क्योंकि एक ऐसा निर्जन स्थान है जहाँ पर यदि कोई राहगीर यहाँ से जा रहा हो तो डाकू उनको पहले मारते हैं और बाद में
उनके पास जो भी पैसा रुपया जो भी धन होता है या कोई कीमती सामान होता है वे ले लेते हैं। तो मतलब उनको संभलने तक का मौका नहीं देते। और क्योंकि वहाँ पर इस स्थान पर किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है हथियार को रखने के संबंध में और न ही पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था है, तो इसलिए लोग वहाँ पर हथियार लिए पिस्तौल बंदूक लिए हुए भी फिरते हैं। तो जान का खतरा यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से तो बना ही रहता है, लेकिन चोर डाकुओं के द्वारा भी जान जाने और लूट की घटना होने का भय बना रहता है। तो ये बात भी यहाँ पर लेखक ने बताई है। इसके बाद लेखक ने बताया कि उनका जो अगला पड़ाव जो था वो 16-17 मील से कम नहीं था और यहाँ से लंगकोर तक के लिए लेखक ने यही उचित समझा कि क्योंकि उनके पास सामान भी था, लंगकोर उनको जाना था, थोड़ा ऊंचाई वाला मार्ग था, पहुंचने में कठिनाई हो रही थी, तो उन्होंने सुमति से 2 घोड़े किराए पर ले लेने की भी बात कही। तो इतना हमने पढ़ लिया था। अब हम इससे आगे पेज नंबर 27 से पढ़ेंगे और इतना आपको समझ में भी आ गया होगा। तो देखिए, दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले, डांडा मतलब जो ऊंचाई की जमीन जो होती है, ऊंचा स्थान, ठीक है। डांडे से पहले एक जगह चाय पीकर और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे, मतलब उस ऊंची जगह पर जहाँ की उनको पहुँचना था वे पहुँचे। इसको अंडरलाइन कीजिए कि हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। इतनी ऊंचाई वाला वह स्थान था। हमारे दक्षिण अर्थात दक्षिण, ठीक है, हमारे दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। दक्षिण से पूर्व की ओर लेखक ने बताया है कि हिमालय के, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है वहाँ पर, और लेखक ने बताया कि श्वेत शिखर जो थे वे अब श्वेत नहीं थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि उन पर बर्फ जमा नहीं थी। जो दक्षिण पूर्व की तरफ थे वे तो हजारों श्वेत शिखर थे, ठीक है, जिनको छोड़कर वे आगे बढ़ चुके थे। और जब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ हैं वे बिल्कुल ही नंगे हैं और वहाँ पर ना तो बर्फ थी और न ही किसी तरह की कोई हरियाली थी। मतलब कि वे बिल्कुल सूखे पहाड़ थे, किसी तरह की वनस्पति, किसी तरह की हरियाली भी वहाँ पर उनको दिखाई नहीं दे रही थी। भीटे का अर्थ क्या होता है? टीले नुमा, बहुत ही ऊंचाई वाला स्थान होता है। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर, सर्वोच्च स्थान कौन सा? डांडा, ठीक है, वो जो डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। मतलब कि जो एक धार्मिक स्थल था वहाँ पर देवताओं का स्थान था और वो पत्थर के ढेर, वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा? पत्थर के ढेर, जानवरों के सींग और कुछ रंग बिरंगी जो झंडियाँ हैं उनसे उसको सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब पहले तो वो ऊंचाई पर चढ़ रहे थे, अब उनको फिर से ढलान पर उतरना था। तो अब उनको उतराई पर चलना था। चढ़ाई कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी। उतराई मतलब जिस तरफ ढलान थी उसके ऑपोजिट में लेखक को और उनके मित्र को चलना था। तो शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। वे 2 ही नहीं थे, एक तो और भी थे साथी उनके। तो मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। लेखक के साथ एक घटना घटित हुई। क्या घटना घटित हुई? कि उनका जो घोड़ा है वह धीरे धीरे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। लेखक उसको मारना नहीं चाहता था क्योंकि लेखक के मन में पशुओं के प्रति दया भावना थी, प्रेम भावना थी, तो वह उसे मारना नहीं चाहते थे। परंतु और साथ में ये भी उन्होंने अनुमान लगाया कि इतनी चढ़ाई के कारण से शायद घोड़ा थक गया है। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और धीरे धीरे क्यों वह इतना धीरे चल रहा था तो अन्य साथियों से लेखक का घोड़ा पिछड़ गया। और मैं
डॉन क्विक क्विस्टो की तरह अपने घोड़े पर झूमता चला जा रहा था। लेखक को ध्यान ही नहीं रहा और वह डॉन्की क्विस्टो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, मतलब इतना धीरे धीरे वह बढ़ता जा रहा था। लेखक अपनी मस्ती में था। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। लेखक उसको तेज चलने के लिए हाँकने लगते तो वो और धीरे हो जाता था। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। मतलब कि अब एक जगह, क्योंकि अन्य साथियों से तो लेखक बिछड़ चुका था। लेखक का घोड़ा क्योंकि बहुत धीरे चल रहा था और लेखक जो है उसने देखा कि जब एक जगह पर लेखक ने देखा कि 2 रास्ते निकल रहे हैं। 2 रास्ते फूटने का मतलब 2 रास्ते निकल रहे हैं और जिस रास्ते से लेखक को जाना था उससे न जाकर उसने दूसरा रास्ता ले लिया। तो इस प्रकार से गलत मार्ग लेखक ने अपना लिया। और मैं बाएं का रास्ता ले, एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। जब उन्होंने आगे किसी से पूछा तब उन्हें पता चला कि जो दाहिने वाला रास्ता था जिससे वे छोड़ आए थे वही लंगकोर की तरफ जाता है। फिर लौटकर उसी को पकड़ा तो अब लेखक वापस उस गलत रास्ते से उस मुख्य रास्ते पर आए जहाँ से उनको लंगकोर की तरफ बढ़ना था। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। अब जब लेखक ने वापस सही रास्ता लिया तो वह जब आगे चले, लंगकोर पहुंचने ही वाले थे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि सुमति उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। मंगोल भिक्षु थे, सुमति गोरे थे। और यहाँ पर लेखक ने थोड़ा व्यंग्य भी किया है कि मंगोलों का मुंह वैसे भी लाल होता है और अब तो वह गुस्से में पूरे लाल हो गए थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया, क्योंकि वहाँ पर इतनी ठंड थी। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी प्रतीक्षा में मैंने क्या किया कि 2-2 टोकरी कंडे फूट डाले। कंडे जो होते हैं, जैसे ये गाय भैंस इत्यादि के गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं उनको कहते हैं कंडे। तो तपने के लिए उन्होंने कंडे फूंक लिए थे, मतलब जला लिए थे और 3-3 बार चाय को गर्म कर लिया था। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। लेखक कहते हैं कि मुझे तो उम्मीद थी कि जैसा मुझे घोड़ा मिला है कहीं मैं रात तक ही पहुंच पाऊंगा। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी ही वह ठंडा भी हो जाता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये सुमति के स्वभाव की एक विशेषता है कि उसको जितना जल्दी गुस्सा आता है उतना ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता है। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। देखिए, एक तो होते हैं मेहमान, एक होते हैं यजमान। यजमान मतलब मानिए कि हम किसी के यहाँ पर जा रहे हैं तो हम जिसके घर पर जा रहे हैं, जो स्वागत करने वाले हैं, जो अटेंड करने वाले हैं, वे यजमान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो सुमति थे, सुमति के अच्छे यजमान थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके रहने खाने की अच्छी व्यवस्था की। पहले चाय सत्तू खाया गया और फिर रात को गरम गरम थुक्पा, एक पेय पदार्थ है जो उनको पीने के लिए मिला। चाय सत्तू क्या है? सत्तू जो है वो जैसे चने का आटा वगैरह मिला करके और पकाया जाता है और उससे सत्तू बनाया जाता है, अर्थात कोई लड्डू जैसा बनाया जाता है। ठीक है, अब हम पेज नंबर 28 पर आ जाइए। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है, इसको अंडरलाइन कीजिए, तिंगरी समाधि गिरी। तिंगरी नामक स्थान पर वे पहुँचे जो एक विशाल मैदान था और वहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी के भीतर ही ये मैदान नजर आता है और उस पहाड़ी का नाम क्या है? तिंगरी समाधि गिरी। तो आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, उन्होंने बताया, लेखक ने बताया कि जो आसपास के गांव थे वहाँ भी सुमति के
के बहुत से यजमान थे, बहुत मतलब कि वहाँ पर उनकी बहुत अच्छी जान पहचान थी। इससे हमें ये पता चलता है। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वो जो सुमति था वो क्या करता था, क्योंकि वो एक बौद्ध भिक्षु भी था और बौद्ध भिक्षु होने के कारण से लोग उसका बहुत सम्मान करते थे वहाँ के लोग। और जो सुमति था वह गया से बोध गया से चीरी एक धार्मिक कपड़े के रूप में हाथों में बांधा जाता है। जैसे अपन मूली का धागा बांधते हैं तो उसी तरीके से वो चीरी बांधा जाता है। तो इसमें वहाँ के लोग बहुत विश्वास करते हैं, धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। तो वह बौद्ध भिक्षु सुमति के द्वारा उन लोगों को मिलता था। सुमति क्या करता था कि ये जो चीरी बत्तियों के जो गंडे थे ये खत्म नहीं होते थे, क्योंकि वह क्या करता कि बोध गया से लाए हुए जो कपड़े हैं तो उनके खत्म हो जाने पर वह किसी भी कपड़े से वो चीरी बना लिया करता था, गंडा बना लिया करता था, धागा बना लिया करता था और वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह भले ही गंडे बांट दो, मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देगा। लेखक नहीं, मतलब कि जो बौद्ध भिक्षु सुमति है वह अपने यजमानों के पास वो गंडा बांधने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन लेखक नहीं चाहता था कि वो वहाँ से जाए। क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ये हफ्ता भर तो वहीं लगा देंगे। मैंने उनसे कहा जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव मत जाओ। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। भरिया क्या होता है? भरिया जो सामान उठाने वाला, बोझा उठाने वाला जो होता है उसे कहते हैं भरिया। माल वाहक जिसको कहते हैं ना, बाहर ले जाने वाला, सामान ले जाने वाला, वह होता है भरिया। तो क्या हुआ कि दूसरे दिन अब क्या हुआ कि मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें ही वह गंडे बांटे, आसपास के किसी दूसरे गांव में न जाए, क्योंकि लेखक को लगता था कि यदि वह दूसरे गांव जाएगा तो फिर वो हफ्ते भर से पहले वापस लौटकर नहीं आएगा। तो सुमति ने ये बात मान ली। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। देखिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ जब धूप निकलती है तो वो भी बहुत ही तीखी होती है। यूँ लगता है जैसे वो चमड़ी को जला देने वाली तीखी धूप है। और लेखक ने इसी बात का यहाँ पर भी उल्लेख किया है कि तिब्बत की धूप बहुत कड़ी मालूम होती है, बहुत तीखी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। हाँ, ये जरूर है कि इससे बचाव किया जा सकता है कि इतनी तेज धूप में यदि थोड़े से मोटे कपड़े से हम अपने शरीर को ढांक लें तो उससे क्या होता है, उससे थोड़ी गर्मी कम लगने लगती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं तो गर्मी तो ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी। देखिए, यहाँ पर लेखक ने क्या बात कही है कि दोपहर का समय है, 2 बजे, लगभग 2 बजे का समय है और उस समय यदि आप तेज धूप में चल रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव होगा कि सूर्य की तरफ यदि आपका मुंह है तो आपका ललाट जो है वो गर्मी के कारण, धूप के कारण से जलने लगेगा, परंतु वहाँ पर ठंड भी बढ़ती है तो इसलिए आपके पीठ का जो हिस्सा है वह ठंडा ही रहेगा। तो ये भी वहाँ के मौसम, वहाँ के वातावरण का ही प्रभाव है। तो ऐसा उन्होंने बताया है कि पीछे का कंधा जो है वो बर्फ के समान ठंडा ही रहता है। भले ही सामने से कितनी ही तेज धूप पड़ रही हो तो वो केवल आपके सामने के हिस्से को ही तपाएगी, जलाएगी। तो अब इन्होंने क्या किया, अपनी पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। यहाँ पर क्या बताया है लेखक ने कि वैसे तो तिंगरी में भी उनके मिलने वाले यजमान बहुत से थे,
लेकिन क्योंकि सुमति जो है वो किसी और से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये कहा कि उनको शेखर विहार में किसी आदमी से मिलना है, और वो ऐसा कहकर वहाँ से रवाना हो गए। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जब आप तिब्बती समाज की बात करते हैं तो इसमें इसका भी वर्णन आता है। तो तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद करता है, जिसके लिए कुछ खेती खुद कराता है, जिसके लिए मजदूर बेकार में मिल जाते हैं। यहाँ का जो सामाजिक जीवन है या धार्मिक जीवन है उसके बारे में लेखक क्या कहते हैं कि यहाँ की ज़मीन जो है वो छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है, और जो काफ़ी ज़मीन जो है जागीरदारी की वो जो है मठों विहारों के हाथ में, वहाँ के जो धार्मिक मठ होते हैं, विहार होते हैं, तो उन लोगों की देख रेख में वो ज़मीन है। और यहाँ पर जागीरदार जो है अपनी अपनी ज़मीन पर खुद ही खेती कराता है, और उसके लिए उनको मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार में मिल जाना मतलब उनको बिना कुछ दिए ही मजदूर काम करने के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। भिक्षुओं का वहाँ पर, बौद्ध भिक्षुओं का वहाँ पर बहुत अधिक आदर होता है, मान सम्मान होता है, और इसीलिए खेती को देखने के लिए, खेती के इंतजाम या व्यवस्था को देखने के लिए वहाँ कोई बौद्ध भिक्षु भेज दिया जाता है, और जागीर के जो आदमी होते हैं उनके लिए वह बौद्ध भिक्षु भी किसी राजा से कम नहीं होता है, अर्थात उसका वे बहुत ही एक राजा के समान ही आदर सम्मान करते हैं। वह बहुत प्रेम से शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, जो शेखर की खेती के मुखिया होते हैं भिक्षु, उनको नमसे, ठीक है, नमसे कहा गया है। तो नमसे कैसे थे? बड़े ही भद्र पुरुष थे, मतलब बहुत ही सज्जन पुरुष थे, सभ्य पुरुष थे। वह बहुत ही प्रेम से मिले। जब लेखक और सुमति वहाँ पहुँचे तो नमसे उनसे बहुत ही प्रेम से मिले। वे स्वयं एक भिक्षुक थे। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि वे उस समय छद्म वेश में थे, भिखारी के वेश में थे। तो लेखक ने उल्लेख किया है कि जितने प्रेम से, जितने मान सम्मान के साथ में नमसे उनसे मिले, ऐसा उनकी वेशभूषा नहीं थी कि उनको इतना सम्मान मिलना चाहिए था, पर फिर भी वे बड़े आदर से, बड़े प्रेम से उनसे मिले। तो इससे उनके स्वभाव के बारे में भी पता चलता है। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर क्या है? कंजूर जो है बुद्ध के द्वारा दिए गए वचनों के अनुवाद की प्रतियां हैं, ठीक है। तो कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी, मतलब बुद्ध वचन के अनुवाद की हस्तलिखित, हाथों से लिखी हुई, अर्थात पांडुलिपि हम कह सकते हैं। 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा, क्योंकि लेखक तो स्वयं पढ़ने में रुचि रखते थे और वे वहाँ के समाज के बारे में जानना भी चाहते थे। तो इसलिए लेखक ने तो क्या किया, जब उनको पता चला कि यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर में कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई है, ग्रंथ रखे हुए हैं, तो लेखक ने वहीं रुक जाना उचित समझा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। उन्होंने जब देखा तो वे पोथियाँ जो है वे एक मोटे कागज पर बहुत ही अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखी हुई थी, और एक एक पोथी 15-15 सेर से, मतलब लगभग 15-15 किलो से कम की एक एक पोथी या ग्रंथ या किताब नहीं होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। देखिए, एक बार पहले जब वे टिंगरी में थे उस समय भी लेखक से सुमति ने आसपास के गांव में जाकर के गंडा बांटने की बात कही थी, लेकिन उस समय सुमति को लेखक ने मना कर दिया था। इस बार जब वे शेखर विहार में थे और वहाँ पर लेखक को जब सुमति ने आसपास जाने के बारे में पूछा, उस समय लेखक ने सुमति को जाने की आज्ञा दे दी, सुमति को जाने के लिए कह दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, लेखक क्यों मान गया? क्योंकि उस समय लेखक अकेला नहीं था,
लेखक के पास में लेखक अब किताबों के भीतर था। किताबों के भीतर होने का क्या मतलब है कि अब लेखक उन 103 पोथियों को पढ़ना चाहता था और उनको पढ़ने के लिए लेखक को बहुत ही शांत माहौल चाहिए था और इसलिए लेखक ने सुमति को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह चले गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। लेखक को लगा था कि यदि सुमति जाएंगे तो 2-3 दिन से पहले तो नहीं लौटेंगे, लेकिन दूसरे ही दिन वे दोपहर में वापस चले आए। टिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। इस प्रकार से लेखक जो है वो वहाँ मंदिर में रखी हुई उन पोथियों को पढ़ना चाहता था, उनको जानना चाहता था पढ़कर, तो इसलिए लेखक ने सुमति को वहाँ से जाने के लिए कह दिया था और लेखक को लगा था कि वो 2-3 दिन बाद ही लौटेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। सुमति बहुत जल्दी लौट आए और इसी कारण से अब उनको फिर से वहाँ से लौटना था और उन्होंने अपना सामान लिया और वहाँ के मंदिर के जो भिक्षु थे नमसे, उनसे उन्होंने विदाई ली और अब वे फिर से वहाँ से चल पड़े। तो ये हमारा जो पाठ है वो पूरा होता है। फिर देखिए यहाँ तक आपको पूरा समझ में भी आ गया होगा। ये था तिब्बत के लासा की यात्रा और यात्रा के दौरान लेखक के कैसे अनुभव रहे, कैसा वहाँ का समाज था या फिर वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी थी, लोगों की मानसिकता कैसी थी, इस सब के बारे में हमने सारा पढ़ा, सारा जाना। और अब हम आते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर। तो देखिए पहला प्रश्न, होंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका उत्तर आपको क्या बताना है, पेज नंबर 26 पर ही पहले पैराग्राफ में ही इसका उत्तर दिया हुआ है और पढ़ते समय भी अच्छी तरह से आपको समझाया गया है कि इसका क्या कारण था। तो इसका कारण यह था कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव में जब लेखक सुमति के साथ पहुँचे तो वे वहाँ पर छद्म वेश में, भिखमंगे के वेश में थे, परंतु वहाँ पर सुमति की जान पहचान के भी कुछ लोग थे और इसीलिए उनको ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। परंतु 5 साल बाद जब लेखक इसी रास्ते से वापस लौटे, उस समय एक तो सुमति उनके साथ में नहीं थे और दूसरी बात कि लेखक ने बताया है कि यह इनकी बहुत कुछ वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है। खास करके शाम के समय वहाँ के जो लोग हैं वे छंग नामक एक नशीला पदार्थ पीकर अपने होश में नहीं रहते और इसलिए उन्हें सही गलत का ध्यान नहीं रहता, मतलब सही और गलत आदमी की वे पहचान ठीक से नहीं कर पाते हैं और इसी कारण से उनको रहने के लिए भद्रवेश में होने पर भी रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला और उनको गांव के सबसे गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। तो ये है आपके पहले प्रश्न का उत्तर, तो ये आप लिख लेंगे। और देखिए उस समय, दूसरा प्रश्न, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पहले ही मिल चुका है कि किस प्रकार का भय बना रहता था तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण। तो देखिए ये भी पेज नंबर 26 पर ही सेकंड पैराग्राफ में है यहाँ पर, ठीक है, जो मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था। तो क्या बताया है किस प्रकार का भय बना रहता था कि उस समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था और इसी के कारण से लोग जो है वो हथियारों को, पिस्तौल और बंदूक आदि लिए फिरते थे और चोरी डकैती का बहुत ही भय था क्योंकि पुलिस चाक चौबंद नहीं थी और जो वहाँ की सरकार है वह उस जगह पर पुलिस विभाग के लिए इतना खर्च भी नहीं करती थी। दूसरी बात, वहाँ पर जो डकैत थे वे भी क्या करते थे, क्योंकि हथियारों का कानून नहीं था तो डकैत जो है वो क्या करते थे,
थे कि वो वहाँ आदमी को पहले ही मार देते थे, उसके बाद उनके पास जो भी कीमती सामान रुपया पैसा होता था उसे लूट लेते थे। तो इस प्रकार से इसकी वजह क्या थी, ये लोगों को अपनी जान जाने का भय निरंतर वहाँ पर बना रहता था। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था? तो किस कारण से पिछड़ गया था? पहला कारण तो यह था कि लेखक का घोड़ा बहुत ही सुस्त था और वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था। और दूसरा कारण यह है कि एक जगह से दो रास्ते निकल रहे थे और लेखक ने गलत रास्ता चुन लिया, जिसके कारण उसे वापस लौट कर आना पड़ा और फिर उसने सही मार्ग पकड़ा। तो इस वजह से लेखक जो है अपने साथियों से पिछड़ गया था। तो ये है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो मैंने आपको अभी अभी इसका उत्तर बताया कि पहली बार देखिए शेखर विहार में क्योंकि लेखक को पता था कि सुमति यदि आसपास के गांव में जाएगा तो हफ्ते भर पहले लौटकर वापस नहीं आएगा, और लेखक क्योंकि अकेला था इसलिए उसने सुमति को जाने से रोका। जबकि दूसरी बार लेखक मंदिर में रखी हुई कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियों को पढ़ना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने लेखक को सुमति को रोकने का प्रयास नहीं किया। तो ये कारण है। तो ये प्रश्न संख्या 4 भी आप कर ही लेंगे। प्रश्न संख्या 5 जो है वो क्योंकि पूरा पाठ आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है और इसमें से पूरा आपको छांट कर लिखना है कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे। और कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी आपको पता ही है कि लेखक जब डांडा थुंगला मार्ग पर पढ़ रहे थे उसमें एक तो उनको बहुत वहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी थी कि लेखक को बहुत परेशानी हो रही थी। क्या परेशानी हो रही थी कि एक तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एकदम निर्जन स्थान था जहाँ से होकर के उन्हें गुजरना था, तो उनको वहाँ पर डाकुओं से मृत्यु का भी भय था, डाकू कहीं मार न दे और उनको लूट न ले, ऐसा भी भय था। दूसरी बात कि चढ़ाई इतनी ज़्यादा थी तो लेखक जिस घोड़े पर था वह घोड़ा बहुत कमज़ोर था, सुस्त था और गलत रास्ता पकड़ लिया था, जिसके कारण लेखक को अपने साथियों से बिछड़ना पड़ गया, वह उनसे पिछड़ गया था। और फिर यहाँ पर बताया गया है कि आगे मतलब कि इस तरह की उनको परेशानियाँ हुई। तो ये 2-3 कारण हैं जो आपको लिखने हैं। ठीक है, यात्रा के दौरान कैसी कठिनाइयाँ थी जिसका सामना लेखक को करना पड़ा। और अगला प्रश्न कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? इस यात्रा वृत्तांत के आधार पर आपको बताना है कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो ये शुरुआत में ही आ चुका है, तो पेज नंबर 25 पर ही बता दिया गया है कि उस समय का समाज जाति पाति छुआछूत के भेदभाव से परे था। ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की संकीर्णताएं समाज में नहीं थी और औरतें पर्दा नहीं करती थी। बहुत ही निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर में नहीं आने देते थे, लेकिन कोई भी अपरिचित व्यक्ति भी घर के भीतर तक जा सकता था। और यह एक उदाहरण से आप इसको ये समझा सकते हैं कि वह अपने साथ लाए हुई चाय का सामान वहाँ के स्त्रियों को दे सकता था और स्वयं यदि चाहे तो भी वो घर में भीतर जाकर चाय बना सकता था। और साथ में वहाँ का जो तिब्बती समाज है इसमें आपको ये भी बताना है कि जागीरें भी जो है वो छोटी बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी और भिक्षुओं का वहाँ पर बहुत ही सम्मान होता था, आदर होता था। और जो यहाँ की जागीरदारी को संभालते थे, मतलब खेती को संभालने वाले जो मुखिया होते थे वे भिक्षु होते थे, जिनका सभी बहुत आदर सम्मान करते थे और किसी राजा से उनको कम नहीं समझते थे। तो ये भी एक समाज का ही अंग है। किसी प्रकार का कोई धार्मिक भेदभाव नहीं था, औरतें जो है पर्दा नहीं करती थी। तो ये सारा क्या है, ये तिब्बती समाज के बारे में है। तो ये सारा आपको छांट कर पूरा
अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना है। तो प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के उत्तर यहाँ पर स्पष्ट कर दिए गए हैं। इसका स्पष्टीकरण आपको मिल गया है, कौन से उत्तर कहाँ पर आपको मिल जाएंगे आसानी से, ये तक आपको बता दिया गया है, पाठ आपको समझा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 7वां, जो कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न है कि मैं आप पुस्तकों के भीतर था और नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, ख है लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, ग लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी और घ पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो हमारा सही उत्तर होगा क लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। तो ये 1 से 7 तक के प्रश्नोत्तर आप स्वयं करेंगे और इसके आगे के जो प्रश्नोत्तर है वे मैं खुद आपको करवाऊंगी। जो करने आवश्यक है वही प्रश्न मैं इनमें से आपको करवाऊंगी। 1 से 7 तक के प्रश्नोत्तर आप स्वयं करेंगे। तो ये आज का आपका गृह कार्य है जिसे आपको करना है, समझा दिया गया है। और आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।